छात्रों, कक्षा 9 परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें पहला प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश से छूती हैं? इन जो है राज्यों की सीमाएं कौन से देश को स्पर्श करती हैं? तो नेपाल से इनकी सीमाएं छूती हैं, स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न है इसका दूसरा, लोकतंत्र में संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो लोकतंत्र में संप्रभुता जो है शक्ति जनता में निहित होती है, क्योंकि जनता जब चाहे तो शासक को अगले चुनाव में हरा सकती है, इसलिए जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में। अगला प्रश्न है इसका, सबसे प्राचीन लोकतंत्र किस देश का माना जाता है? तो सबसे प्राचीन लोकतंत्र जो है वो इंडोनेशिया का माना जाता है, इंडोनेशिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 तक किस देश में महिलाओं को मताधिकार का प्रयोग नहीं था? तो सऊदी अरब जो था वहाँ 2015 से पहले महिलाएं मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती थीं, और 2015 के बाद महिलाओं को मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। इससे पहले वहाँ महिलाएं मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती थीं, मतलब अपने पसंद का प्रत्याशी का चयन नहीं कर सकती थी। अगला प्रश्न है इसमें, लोकतंत्र का प्रमुख दोष क्या है? तो लोकतंत्र का प्रमुख दोष माना जाता है धन का अपव्यय, मतलब धन बहुत अधिक खर्च होता है इसमें, चुनाव प्रचार प्रसार में और चुनाव कराने में, संपूर्ण प्रक्रिया में बहुत अधिक धन और समय का दुरुपयोग माना जाता है। वैसे तो लोकतंत्र सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि इसमें जनता की सहभागिता हो जाती है और जनता की पूर्णतः भागीदारी भी रहती है। अगला प्रश्न आता है इसमें, सन 1930 में कौन सा देश आज़ाद हुआ था? तो सन 1930 में मैक्सिको आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंसद किसे नियुक्त करती है? तो राष्ट्रीय जनसंसद राष्ट्रपति को नियुक्त करती है। अगला प्रश्न आता है इसमें, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम है महामहिम द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम है महामहिम आनंदीबेन पटेल, और हमारे प्रदेश से एक राज्यपाल और हैं बरेली से, वो झारखंड के इस समय राज्यपाल हैं, उनका नाम है महामहिम संतोष गंगवार। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। अगला प्रश्न है आपका, पालमपुर में मुख्य क्रिया क्या है? तो पालमपुर गांव के लोगों की मुख्य क्रिया जो है वो खेती की क्रिया है। पालमपुर के अधिकांश लोग जो है 75% लोग खेती कार्य में संलिप्त हैं और खेती कार्य ही वो करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अन्य कार्य करते हैं, जैसे गाड़ी चलाना और छोटा मोटा फेरी वाला व्यापार करना, ऐसे छोटे मोटे व्यापार कार्य करते हैं, या कोई घर में किराने बिसात खाने की छोटी मोटी दुकान, जनरल स्टोर खोल लिया, ऐसे छोटे छोटे कार्य करते हैं। और वहाँ की 75% जनसंख्या लगभग इसी काम में लगी हुई है, खेती कार्य में लगी हुई है। अगला प्रश्न है, उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? तो उत्पादन के लिए भूमि, श्रम, पूंजी, ये सभी चीज़ें चाहिए, तभी उत्पादन हो सकता है। भूमि भी चाहिए और श्रम, परिश्रम करेंगे तभी उसमें उत्पादन होगा, और पूंजी लगाने के लिए धन भी चाहिए उसमें। तो तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, तभी वस्तुओं का उत्पादन संभव है, वरना वस्तुओं का उत्पादन किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, आवश्यकताओं को संतुलित करने की शक्ति क्या कहलाती है? तो आवश्यकताओं को संतुलित करने की शक्ति जो है वो उपयोगिता है। व्यक्ति की उपयोगिता के आधार पर ही आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। अगला है, पालमपुर गांव में हाई स्कूल कितने हैं? तो पालमपुर गांव है और पालमपुर गांव में मात्र एक हाई स्कूल है। कितने हाई स्कूल है? एक हाई स्कूल है पालमपुर गांव में। अगला प्रश्न आता है, हरित क्रांति भारत में कौन से दशक के अंत में प्रारंभ हुई? तो भारत के हरित क्रांति जो है भारत के 1960 के अंतिम दशक में प्रारंभ हुई। 1960 के अंतिम दशक में अगर देखा जाए तो ये 66 और 67 में हुई, तो ये 1960 का अंतिम दशक है। अगला प्रश्न आता है आपका, एक वर्ष में एक साथ एक से अधिक फसलों का उत्पादन करना। एक साथ अधिक फसलों का आप उत्पादन करते हैं एक वर्ष में, तो वो क्या कहलाएगी? बहुफसल प्रणाली कहलाती है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे गन्ना बोया, गन्ने में गेहूं बो देते हैं रेजा के अनुसार, या और भी कोई फसल लगा दी, पॉपुलर लगा दी, कोई पौध लगा दी,
या और भी कोई अन्य फसलें जो वहाँ उग जाती हैं और वो संभव हैं, तो ऐसी 2-3 फसलों को एक साथ उगाते हैं तो बहुफसल प्रणाली कहलाती है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का जोर किस फसल के लिए था? तो 1966 और 67 की बात है। तो 1966 और 67 में सबसे अधिक हरित क्रांति का जो जोर था वो गेहूं पर था। गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करना था, क्योंकि गेहूं की डिमांड बहुत अधिक हो गई थी और जिस कारण गेहूं पर भारत को आत्मनिर्भर बनाना था और अन्य देशों में इसको निर्यात भी किया जा सके, जिससे धन की प्राप्ति हो और भारत आत्मनिर्भर बन सके। तो इसलिए गेहूं के लिए हरित क्रांति लाई गई थी। अगला, पालमपुर गांव की गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी चीज़ शामिल है? अभी हमने इससे पहले आपको बताया 75% लोग वहाँ खेती कार्य करते हैं और इसके अलावा डेयरी, परिवहन, विनिर्माण ये भी कार्य कुछ परसेंट 25% लोग ये कार्य करते हैं। तो डेयरी, परिवहन, विनिर्माण इनकी ये सभी आ जाती हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल में पश्चिम बंगाल तथा असम में किस पार्टी की सरकार बनी थी? अभी जल्दी पिछले हफ्ते में चुनाव हुए थे और वहाँ पर कह रहे हैं किस पार्टी की सरकार बनी? तो दोनों जगह ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती और उसने अपनी सरकार बनाई। अगला प्रश्न आता है, पालमपुर के कितने प्रतिशत लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं? इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। तो पालमपुर के जो हैं लगभग 75% लोग जो ऐसे हैं जो खेती कार्य में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में 3 सेनाएं, थल, जल और वायु, 3 सेनाएं होती हैं और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति को माना गया है। और इसके साथ ही यदि देखा जाए, थल सेना अध्यक्ष को जनरल कहा जाता है और नौसेना अध्यक्ष को, जल वाली जो सेना होती है उसके अध्यक्ष को एडमिरल कहा जाता है और वायु सेना अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। तो कभी कभी इससे जुड़े भी प्रश्न आ जाते हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे, किस सेना अध्यक्ष को नाम से पहले क्या लगाया जाता है? तो थल सेना में जनरल, नौसेना में एडमिरल और वायुसेना में एयर चीफ मार्शल। इससे जुड़े हुए हमने इसमें प्रश्न भी लिख दिए, वो भी देख लेना आगे। पालमपुर गांव के पास कौन सा कस्बा स्थित है? तो पालमपुर गांव के पास शाहपुर कस्बा स्थित है। शाहपुर कस्बा स्थित है, पालमपुर गांव के पास शाहपुर कस्बा स्थित है। अगला है, थल सेना अध्यक्ष, इससे पहले हम आपको बता रहे थे थल सेना अध्यक्ष को क्या कहते हैं, वायुसेना अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो थल को जनरल और वायुसेना को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। ये तो आपका हुआ प्रैक्टिस सेट 1 और इसी के साथ ही हम प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 3 इसी में लेके आए हैं। वो इस प्रकार हैं, आप देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2। तो प्रैक्टिस सेट 2 से जुड़े आपके प्रश्न हैं। पहला प्रश्न इसमें आता है प्रैक्टिस सेट 2। तो इसका पहला प्रश्न है, ग्रीन्स किन्हें कहा जाता है? तो ग्रीन्स जो है समाजवादी क्रांतिकारियों को ग्रीन्स कहा जाता है। अगला इसी से जुड़ा एक प्रश्न और आता है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई। अगला प्रश्न आता है, रूस में कुलक कौन होते हैं? तो अमीर लोग जो रूस के होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कुलक। अमीर लोगों को कुलक कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, रेड के नाम से किन्हें जाना जाता था? रेड के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो बोल्शेविकों को रेड के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न आता है, अक्षांशीय दृष्टि से भारत स्थित है? तो अक्षांशीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अक्षांशीय दृष्टि से। अगला प्रश्न आता है, अप्रैल थीसिस क्या थी? तो अप्रैल थीसिस जो थी, लेनिन की 3 मांगे थीं, उन्हें अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया था। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत जो है जनसंख्या के हिसाब से तो बहुत आगे है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत कम है।
तो अगला प्रश्न इसमें बनता है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हम जिस देश में रहते हैं तो हमें उस देश का क्षेत्रफल की जानकारी होनी भी चाहिए। अगला प्रश्न आता है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना अंतर होता है? तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर माना जाता है। अगला प्रश्न आता है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश। तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है जो 37 डिग्री और 6 उत्तरी अक्षांश होता है, इसे देख लेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत की मानक याम्योत्तर किस स्थान से होकर गुजरती है? तो भारत की मानक याम्योत्तर ये मिर्जापुर प्रयागराज से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न आता है, बंगाल की खाड़ी में स्थित कौन सा संघ राज्य है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है उस संघ राज्य का नाम आपको बताना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न आता है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 अक्षांश पूर्व है। अगला प्रश्न आता है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन किसका कथन है? ये मैंने आपको कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया था और ये क्वेश्चन कक्षा 10 की परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया था और नीचे कक्षा 8 में भी लोकतंत्र का पाठ है, उसमें भी पूछा जाता है और आपके कक्षा 9 में भी है और आगे पढ़ेंगे तो आपको आगे भी ये लोकतंत्र का पाठ देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है लोक जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ये किसने कहा है? तो ये अब्राहम लिंकन का कथन है कि जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। इस चीज़ को आप याद रखें। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर में स्थित है। तो भारत के उत्तर में जो है वो हिमालय पर्वत स्थित है। उत्तर में हिमालय पर्वत है जो भारत की एक प्रहरी रक्षक बनकर खड़ा हुआ है और हमारी विदेशियों से रक्षा तो करता ही करता है, दूसरी हमारी और रक्षा करता है, वहाँ से आने वाली जो है कुछ हवाएं, शीत हवाएं होती हैं या और उससे रुकती हैं, वो यहाँ नहीं आ पाती हैं। और दूसरे हमारे देश का जो मानसून बनता है वो हिमालय पर्वत से टकराकर और भारत में घनघोर वर्षा करता है। इसलिए हिमालय पर्वत हमारे लिए बहुत लाभकारी है, बहुत लाभ पहुँचाता है। अगला प्रश्न आता है इसमें, किस यूनानी शब्द से लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी? तो किस यूनानी शब्द से? तो डेमोक्रेटिया से लोकतंत्र की उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है? डेमोक्रेटिया से। अगला है, सुएज नहर को कब खोला गया था? तो सुएज नहर को 1869 ईस्वी में खोला गया था। अगला प्रश्न है, चीन की संसद का क्या नाम है? तो चीन की संसद का नाम है राष्ट्रीय जन संसद। चीन की संसद को कहा जाता है राष्ट्रीय जन संसद। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे कंपटीशन की परीक्षाओं में भी कई बार पूछा जाता है और इस प्रश्न को आप ध्यान रखें। दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है, दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके छात्रों 2 प्रैक्टिस सेट हो गए, प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 और इसके साथ ही हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 3 और तीनों प्रैक्टिस सेटों को आप अच्छे से तैयार कर लें तो आपका जो है परीक्षा आपकी ठीक ठाक होगी और आपको जो है पेपर बढ़िया हो जाएगा। आप बार इन्हें पढ़ें, अभ्यास करें पढ़ने का, तो आपको ये याद हो जाएंगे। 2-3 बार पढ़ें, इसके साथ ही आपको ये याद हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपका 3 है। तो 3 प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें पहला प्रश्न आता है आपका, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स व एंगेल्स। लेखक के कौन थे? तो ये दोनों संयुक्त रूप से थे। अगला है, रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? तो रूस में खूनी रविवार की घटना 1905 ईस्वी में हुई थी। और क्यों इसको जो है रविवार का दिन था? तो रविवार का दिन था इसलिए इसको खूनी रविवार का नाम दिया गया था। इसमें बहुत रक्तपात बहा था इसलिए खूनी रविवार की घटना का नाम दे दिया गया इसे। अगला है, टाइद क्या था? तो टाइद जो था वो एक धार्मिक कर था। धार्मिक कर जो कर लिया जाता था
वहाँ की जनता से। अगला है अक्टूबर की क्रांति कब हुई, तो अक्टूबर की क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुई थी, अक्टूबर क्रांति। अगला प्रश्न आता है बास्तील का पतन कब हुआ, तो बास्तील का पतन जो है वह 14 जुलाई 1789 ईस्वी को माना जाता है, बास्तील का पतन। अगला प्रश्न है रूस की क्रांति का प्रमुख नेता कौन था, तो रूस की क्रांति का प्रमुख नेता लेनिन था, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी समाज का कौन सा वर्ग सभी करों को चुकाता था, तो फ्रांस में जो तीसरा वर्ग जो था उसमें पादरी वर्ग और उच्च वर्ग के लोग कर नहीं चुकाते थे, और जो तीसरा वर्ग था वह वहाँ कर चुकाता था। ये उन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादती होती थी, क्योंकि उन्हीं लोगों से टैक्स लिया जाता था, वहाँ के राजा और रानी। ये वहाँ का जो चुकाया हुआ इनका कर था, टैक्स था, उस पैसे को भोग विलासता के साथ उड़ाते थे और इनसे टैक्स लिया जाता था। इसलिए वहाँ की जनता बहुत दुखी थी और अपने शासक से क्रोधित थी, और धीरे धीरे वहाँ इन्हीं कारणों से क्रांति को जन्म मिला और क्रांति वहाँ फैल गई, पूरे देश में फैल गई। अगला है जार साम्राज्य का पतन कब हुआ, तो जार साम्राज्य का पतन हुआ 15 मार्च 1917 ईस्वी को जार साम्राज्य का पतन हुआ था। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी को फ्रांस में हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति थी। जितनी भी क्रांतियाँ थीं वह वहाँ के शासकों द्वारा जो है कुछ ना कुछ अत्याचार के कारण उत्पन्न होती हैं, क्योंकि वहाँ की जनता उनसे संतुष्ट नहीं थी, उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं होती है, इसलिए वहाँ क्रांति एक जन्म ले लेती है। अगला समाजवाद का जनक कौन था, तो समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ये प्रश्न भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, समाजवाद का जनक कौन है। ये कक्षा 10 की परीक्षा में भी आता है और नीचे की क्लासों में भी है, और आप आगे BA MA या आगे कंपटीशन की परीक्षाएं देंगे तो उनमें भी इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ लें। अगला द सोशल, ये भी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस रचना को पूछा जाता है कंपटीशन में भी और वैसी परीक्षाओं में भी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचनाकार का नाम लिखी, तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो रचना थी वो रूसो की थी। रूसो एक दार्शनिक था और उसने समाज के ऊपर ये रचना लिखी थी। अगला प्रश्न है रूस की क्रांति का प्रमुख नेता कौन था, तो रूस की क्रांति का प्रमुख नेता था लेनिन। तो छात्रों ये 3 प्रैक्टिस सेट हमने दिए हैं, प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 3। आपको इन तीनों प्रैक्टिस सेटों को बार बार पढ़ना है, और इन तीनों प्रैक्टिस सेटों को बार बार पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा और जो है आपका पेपर भी ठीक होगा। इन्हीं से मिलते जुलते आपको प्रश्न मिलेंगे, और पर्याप्त इनमें हमने आपकी किताब से इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं, और वो प्रश्न पूरे फंसने के इसमें चांस भी हैं। अगला है आपका रॉबर्ट ऑन कौन था, तो रॉबर्ट ऑन एक अंग्रेज निर्माता था, रॉबर्ट ऑन अंग्रेज निर्माता था। तो इस तरह से आपका होने वाला जो पेपर है वो ठीक होगा। और एक बात ध्यान रखें, अब जो आपकी 20 मई के बाद जो आपकी छुट्टियां पेपरों के बाद 18 के बाद आपकी छुट्टी पड़ जाएंगी, तो इन छुट्टियों में आपको घर नहीं बैठना है, क्योंकि हम प्रतिदिन प्रत्येक चैप्टर को लेंगे और उस चैप्टर से संबंधित आपको उसमें समझाएंगे, और समझाने के बाद उस पर एक वीडियो बनाएंगे जो उसमें इम्पॉर्टेंट अंश हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके लिए अधिकतम उपयोगी हैं। ऐसे प्रश्नों का हम समावेश करेंगे उसमें, और आप उसे हमारे साथ जुड़े रहें और उसे पढ़ते रहें, तो जिससे आप आगे कक्षा 9 में जो 1 महीने का छुट्टियों का आपका समय होगा, इसमें 1-1.25 महीने का, इसमें आप बहुत अधिकतम कोर्स इसमें पूर्ण कर लेंगे और सारे प्रश्नों को रोज़ को एक एक तैयार करते चलेंगे। वरना आप खाली समय में घूमते रहेंगे, जब घूमेंगे तो कुछ ना कुछ अपना जो है धीरे धीरे भूलते चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति ना आए, अपना जो है हम आपके लिए जो क्वेश्चन कराएं आप उन्हें रिवाइज करते रहें, जिससे कि आपका
ध्यान बना रहे, वरना तो पढ़ाई की ओर से ध्यान हट जाएगा। ऐसा ना समझे छुट्टी है तो आज़ादी मिल गई। आज़ादी तो तभी मिलती है जब हम किसी लायक हो जाएं, वरना हम आज़ादी नहीं मानते और हम ये अपना कर्तव्य मानते हैं। आप अपना कर्तव्य करते चलें, क्योंकि आपको 25 साल तक अपना कर्तव्य करना ही है और करते चलें। बस एक काम आपको हमारी तरफ से करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम आपको पूरे जून और मई और पूरे वर्ष भर और 10th में भी वीडियो लेकर आते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। बस आपसे इतना ही आग्रह है कि आप सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें। धन्यवाद।